हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर पर। जो बात कर रहे हैं यहाँ पर जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा जगत। और प्रोटिस्टा जगत में हम क्या पढ़ रहे थे एक बार बता दूंगा, लेकिन आज भी क्या पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा जगत ही पढ़ेंगे। अभी तो प्रोटिस्टा जगत ही चलेगा, पूरा पढ़ना। अभी लास्ट में क्विज आएगा, जरूर पूरा करिएगा क्विज। आइए बेटा, प्रोटिस्टा जगत पढ़ रहे थे। प्रोटिस्टा जगत में ये जीव आते हैं, ठीक है। हमने वर्गीकरण जब किया था प्रोटिस्टा जगत का, तो हमने 3 भागों में किया था। ये जब तक बताऊंगा जब तक प्रोटिस्टा जगत ना कंप्लीट हो जाए। बार बार बताऊंगा, बार बार इंपैक्ट पड़ेगा दिमाग पर, याद होगी चीज। स्वयपोषी 3 प्रकार के थे, जिसमें क्राइसोफाइट हम पढ़ चुके हैं, ये वाले, ठीक है। और उसके बाद डाइनोफ्लेजिलेट भी हमने पढ़ लिए थे। 2 चीजें हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट। अब क्या बच गया हमारा? यूग्लिनॉइड, स्वयपोषी प्रोटिस्ट। फिर उसके बाद अवपंक कवक, परपोषी प्रोटिस्ट कैसे? मृतोपजीवी। तो आज बेटा जी, आज हम ये कंप्लीट करेंगे, आज ये देखेंगे जितना ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंप्लीट कर देंगे, हो जाएगा क्या? प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं, पहले यूग्लिनॉइड पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे क्या? अवपंक कवक। आइए, ये हम देख चुके हैं, अब बात करेंगे इसकी यूग्लिनॉइड की, ठीक है। देखिए बेटा, यूग्लिनॉइड जो समूह जो है, कौन? यूग्लिनॉइड जो समूह है, कौन से जीव आते हैं इसके अंदर? सबसे पहला बिंदु, देखिए बिंदु दर बिंदु चीजें याद रखनी है। कुल मिलाकर लगभग 6 से 7 बिंदु या 7 से 8 बिंदु इस यूग्लिनॉइड में आने हैं, आपने एक एक बिंदु याद रखना है। सबसे पहला बिंदु, कैसे होते हैं यूग्लिनॉइड? एकल कोशिकीय होते हैं, एकल कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ओहो, आप बोलिए सर ये तो हमें पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं, हम प्रोटिस्टा जगत पढ़ रहे हैं। हम कौन सा जगत पढ़ रहे हैं? प्रोटिस्टा जगत ना। तो प्रोटिस्टा जगत में जीव कैसे होते हैं? एकल कोशिकीय, यूकैरियोटिक। हाँ, वही चीज को रिपीट करिए, हाँ चलिए याद रहेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस यूग्लिनॉइड समूह में, ध्यान से सुनना, यूग्लिनॉइड समूह में जो मेन जीव है, देखिए यूग्लिनॉइड तो एक समूह का नाम है, जैसे डाइनोफ्लेजिलेट एक समूह का नाम था, क्राइसोफाइट एक समूह का नाम था, उसी तरीके से यूग्लिनॉइड भी एक समूह का नाम है, ठीक है। इस समूह के अंतर्गत जो मेन जीव आता है वो है कौन बेटा जी? हमारा यूग्लिना। कौन? यूग्लिना। तो यूग्लिना एक जीव का नाम है। ऐसे कई ऐसे जीव होते हैं यूग्लिना जैसे, जो इस समूह के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मेन जीव कौन है? यूग्लिना है, ठीक है। तो बाकी जीव आप में से पूछेंगे और कौन से जीव आते हैं, आपको याद रखने की कतई जरूरत नहीं है, मैं साफ साफ बोल दूं। आपने जो चीज याद रखनी है वो ये कि यूग्लिना एक जीव है जो कि समूह के अंतर्गत आता है, यूग्लिनॉइड के अंतर्गत आता है, बस सफिशिएंट, काफी है, बिल्कुल है। जितनी जरूरत है उतने ही हम बोलते ना कि जितने पैर है उतनी चादर फैलाओ, बस जितनी जरूरत है उतनी नॉलेज काफी है। यूग्लिना इस समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है, मेन जीव है। यूग्लिना एक जीव है, ये समूह का नाम है, ठीक है। चल, अब ये पहला बिंदु जो था बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये पहला बिंदु जो था भी पूरा नहीं हुआ है। आपको ये तो समझ में आ गया कि भैया यहाँ पर जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? एकल कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको याद आ रहा है क्राइसोफाइट जो हमने पढ़े थे, ये कहां पर मिल रहे थे? डायटम्स और सुनहरे शैवाल जो थे क्राइसोफाइट में आते थे ना, ये कहां पर मिल रहे थे? आपने बोला सर दोनों प्रकार के जल में। मैंने कहा यस, दोनों प्रकार। ये कहां पर मिल रहे थे? सर ये समुद्री जल में, लवणीय में, ठीक है। अब आप मेरे से पूछेंगे सर ये यूग्लिनॉइड ये कहां पर मिलते हैं? तो बेटा जी याद रखना है, ये ज्यादातर कहां पर मिलते हैं? याद रखना, भूल मत जाना, अलवणीय यानी स्वच्छ जल में मिलते हैं, अलवणीय स्वच्छ जल में मिलते हैं। कौन बेटा जी? आपके यूग्लिनॉइड जैसे यूग्लिना। बताया, ये था पहला बिंदु, फर्स्ट बिंदु। अब इस फर्स्ट बिंदु के अंदर 3 चीजें याद रखनी, कैसे होते हैं? एकल कोशिकीय और यूकैरियोटिक। कहां पर मिलते हैं? ज्यादातर अलवणीय जल में, यानी साफ पानी में, जैसे तालाब का पानी हो गया, या आपका घर पर पानी जो रखा है सड़ रहा है उसमें मिल सकते हैं, यानी जो साफ पानी होगा, नदी का पानी हो गया, झरनों का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, ठीक है, ऐसे पानी में यानी अलवणीय जल में, स्वच्छ जल में मिलते हैं आपके कौन? यूग्लिनॉइड। चलो सर ये तो समझ में आ गया, आइए अब आगे चलते हैं। ये तो पहला बिंदु था। अब दूसरा बिंदु, मैंने क्या बोला? बिंदु दर बिंदु चीजें याद रखनी है, बिंदु दर, कृपया करके बिंदु बनाकर लिखते जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा जी, यहाँ पर दूसरा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपको याद आ रही है कोशिका भित्ति? कोशिका भित्ति कहां मिली थी? याद करिए जरा, सोचिए। क्या प्रोकैरियोट्स में थी? यस सर, जीवाणु में थी। इससे बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से, ठीक है। क्या पादपों में होती है? यस सर होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से, ठीक है। कवक नाम सुना होगा आपने, कवक फंजाई, उनमें भी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से, ठीक। अब बात आ रही है, याद करिए हमने प्रोकैरियोट्स जब पढ़ा था प्रोकैरियोट जब हमने पढ़े थे, मोनेरा जगत जब हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था मोनेरा जगत में कोशिका का जो आकार जो होता है, कोशिका का आकार जो होता है, कोशिका का आकार जो होता है या आकृति जो होती है, उसको बनाए रखने का कार्य, उसको बनाए रखने का कार्य कौन करता है? उसको बनाए रखने का कार्य कौन करता है? कोशिका की आकृति को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? याद करिए, आपने बोला था सर कोशिका भित्ति, याद करिए माइकोप्लाज्मा में नहीं थी तो आकार निश्चित नहीं था, याद करिए, ऐसा बताया था ना। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, दूसरा बिंदु जो है वो ये, किसका? यूग्लिनॉइड का। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्या बोला हमने? इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। किन में बेटा जी? भूल मत जाना, यूग्लिनॉइड्स में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब आप बोलिए सर इनमें अगर कोशिका भित्ति नहीं है तो कोशिका भित्ति का कार्य क्या था? आकार को बनाए रखना। जैसे माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं थी तो आकार निश्चित नहीं था, बदल रहा था, इट मींस इनमें भी कोशिका भित्ति नहीं है तो इनका भी आकार बदलेगा नहीं। आप बोलेंगे क्यों सर? क्योंकि इनमें, ध्यान से सुनना, इनमें आकार निश्चित है और उस आकार को, उस कोशिका की आकृति को बनाए रखने का कार्य यहां पर इनमें यूग्लिनॉइड में कौन कर रहा है? ध्यान से सुनना, एक प्रोटीन का आवरण, प्रोटीन का आवरण, और उस प्रोटीन के आवरण को बेटा जी हमने नाम दिया है पेलिकल। पेलिकल जो कैसा होता है? प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ का मतलब लचीला होता है, लचीला मतलब इलास्टिक टाइप का होता है। अब जिनको समझ में नहीं आया जरा देखिए, ये कोशिका है मान लो, ठीक है। इस कोशिका की बाहर होती है कोशिका भित्ति, यस सर बिल्कुल होती है। जो निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें कोशिका भित्ति होती है जो आकार को बनाए रखती है। उच्च श्रेणी के जैसे हमारे अंदर कोशिका भित्ति है तो हमारी कोशिका की आकृति को कौन बनाए रखता है? कोशिका कंकाल, जो याद करिए पढ़ा था कोशिका कंकाल, कोशिका वाले चैप्टर में सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म तंतु कोशिका कंकाल बना रहे थे। जो निम्न श्रेणी के जो प्राणी जो होते हैं, निम्न श्रेणी के जैसे मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत निम्न श्रेणी के प्राणी हैं, इनमें कौन बनाए रखता है? कोशिका भित्ति बनाए रखती है, ठीक है सर। अब जरा खुद सोचिए, डायटम में कोशिका भित्ति नहीं थी, सिलिका नहीं था उसमें, याद करिए, फ्रिस्यूल नाम दिया था, साबुनदानी की जैसी थी। डाइनोफ्लेजिलेट में नहीं थी, बिल्कुल थी, इससे बनी हुई थी सेल्यूलोज और पैक्टिन से, लॉरिका नाम दिया था। इनमें कोशिका भित्ति नहीं। अब आप बोलेंगे सर कोशिका भित्ति नहीं तो आकार कौन बनाएगा? तो हमने बोला कोशिका भित्ति नहीं है, लेकिन उसकी जगह, कोशिका भित्ति की जगह, कोशिका भित्ति की
जगह एक आवरण सा मिल रहा है, पतला सा आवरण सा मिल रहा है, और ये पतला सा आवरण जो है इसको हमने नाम दिया है क्या? पेलिकल। जो किसका बना हुआ बेटा जी? प्रोटीन का बना हुआ है। कौन? ये पेलिकल। ठीक है, तो ये पेलिकल क्या कार्य कर रहा है? ये देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए ना मेरे भाई, थोड़ा सा सोचिए। बाहरी परिस्थितियों से बचना था तो एक कठोर आवरण था कोशिका भित्ति जो डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स में था। यहां पर सोचिए, यहां पर हमें कोई कठोर आवरण नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा आवरण चाहिए जिससे ये घूम सके, मूव कर सके, इलास्टिसिटी हो, लचीलापन हो, ताकि ये घूम सके। जैसे यहां पर दिख रहे, घूम रही है। अब ये घूमने के लिए कहीं ना कहीं इनके आकार में थोड़ा बहुत मामूली सा चेंज आ सकता है, वो इस वजह से क्योंकि इनमें कठोर आवरण नहीं मिल रहा, कोशिका भित्ति नहीं मिल रही। क्या मिल रहा है? एक लचीला, एक इलास्टिक आवरण जो आकृति को तो बनाए रखेगा लेकिन हल्का फुल्का उसमें चलायमान क्षमता भी दे देगा, चलने लग जाएगी। अब जिनके नहीं समझ में आया ना प्रभु, इतनी सी बात याद रख लेना क्या, कि इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है किसमें? यूग्लिनॉइड में, याद रखना। लेकिन फिर भी इनकी कोशिका की आकृति बनी रहती है। कौन बनाए रखता है? प्रोटीन का आवरण जिसका नाम है क्या? पेलिकल, जो कैसा होता है? प्रत्यास्थ होता है, लचीला होता है, इलास्टिक होता है। बस इतना सा प्रभु समझ जाएंगे, इतनी सी बात को याद रख लेंगे, भूलेंगे तो नहीं। चलें आगे, आइए आगे चलते हैं। ये था हमारा दूसरा बिंदु। आइए बेटा तीसरा बिंदु, तीसरा बिंदु ध्यान से देखिएगा। देखिए ये यूग्लिनॉइड है। कौन था ये? यूग्लिनॉइड, या ये यूग्लिना है। कौन है बेटा? ये यूग्लिना है। ठीक, अब इस यूग्लिना के अग्रभाग पर देखो, अग्रभाग में देखो, आगे वाला भाग, अग्रभाग के अंदर की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यस सर, अंदर की तरफ मुड़ गया है। देखो इस डायग्राम में देखो, ये यूग्लिना था, इसका ये आगे वाला भाग अंदर की तरफ इस तरीके से मुड़ जाता है, मुड़ गया। अब ये जो अंदर की तरफ जो भाग मुड़ जाता है इसको हम बोलते हैं अंतर्वलन। क्या नाम दिया? अंतर्वलन। ठीक है सर, समझ में आ गया। यानी अग्रभाग जो था वो एक अंतर्वलन लिए हुए है, अंतर्वलन लिए हुए, अंदर की तरफ एक वलन ले लिया। ठीक है सर, अब आगे। अब ये जो अंतर्वलन होता है, ध्यान से सुनिएगा, इस अंतर्वलन में, इस अंतर्वलन में गौर से सुनिएगा, इस अंतर्वलन में से कुछ संरचनाएं निकल रही हैं। और कितनी निकल रही हैं? दो निकल रही हैं, दो निकल रही हैं, दो धागे निकल रहे हैं। कुल मिलाकर बोलूं, दो धागे निकल रहे हैं। अब इस अंतर्वलन में से दो धागे निकल रहे हैं, और दो ये धागे कौन है? दो कशाभिका निकल रही है। क्या निकल रही है? दो कशाभिका निकल रही है, कशाभिका। ठीक है, क्या निकल रही है? दो कशाभिका निकल रही है। ठीक है, अब कशाभिका तो जानते हैं ना, फ्लैजिला, याद आ रहा है। लेकिन जरा गौर से देखना, याद करिए, जैसे डायनोफ्लैजिलेट में भी दो थी ना, दो थी, नाम ही था डायनोफ्लैजिलेट, दो फ्लैजिला, लेकिन यहां पर नाम में दो फ्लैजिला नहीं है, ये यूग्लिनॉइड्स है। ठीक है, यहां पर भी दो कशाभिका हैं, जिनमें से एक बड़ी है और एक छोटी है, याद रखना। दो कशाभिका में से एक बड़ी है और एक छोटी है। अब बेटा सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं ये जो यूग्लिनॉइड है, ये अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बताया था जब ये प्रोटिस्टा जगत स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था यूग्लिनॉइड एकमात्र ऐसे जीव हैं जो पादप और जंतुओं के लक्षण दिखा रहे थे, याद है? भूले तो नहीं? जो दिन में प्रकाश संश्लेषी होंगे और रात को परपोषी होंगे, या मैं बोलूंगा दिन में स्वयपोषी होंगे, रात को परपोषी होंगे। दिन में पादप की तरह काम करेंगे, रात में जंतु की तरह काम करेंगे। याद रख, जैसा बताया था या नहीं बताया था? बताया था। अब जरा सोचिए, मैं एक यूग्लिना, ध्यान से सुनना, मैं एक यूग्लिना, ठीक है, पानी में मिल रहा हूं। अब इधर से प्रकाश आया, इधर से मान लो प्रकाश पड़ रहा है, तो मैं किधर की तरफ जाऊंगा? दिन में फुर्र करते उधर की तरफ जाऊंगा, पानी से, पानी के अंदर फुर्र करते उधर पहुंचूंगा जहां प्रकाश आ रहा है। क्यों? क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण। तो किधर की तरफ जाऊंगा? सर प्रकाश की तरफ जाऊंगा। अब जाऊंगा यानी मूव करूंगा, यानी गति करूंगा। गति करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। गति करने के लिए क्या है मेरे भाई? कशाभिका है। तो ये कशाभिका क्या कराएंगे प्रभु? ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये कशाभिका क्या कराएंगे? ये गति कराएंगे बालक, और इस युग्लिना को किधर की तरफ लेकर जाएंगे? पानी में युग्लिना है, किधर की तरफ जाएगा युग्लिना? जहां प्रकाश आ रहा है। समझ में आया? नहीं तो बैठे बैठे अपने आप को युग्लिना समझो, और जिस रूम में आप बैठे हो सोचो वहां पर पानी है ना, और दाईं ओर से प्रकाश आ रहा है, उधर से प्रकाश आ रहा है, और उधर से जब प्रकाश आ रहा है तो आप बाईं ओर जाओगे कि दाईं ओर जाओगे? दाईं ओर जाओगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करना है किनको? इनको। तो फिर से लेकर कौन जाएगा? गति कौन कराएगा? जहां जहां पर प्रकाश आ रहा है उधर की तरफ कौन लेकर जाएगा? ये कशाभिका। डना टन टन, समझ में आ गया? दो कशाभिका, एक बड़ा एक छोटा, गति कराएंगे, जहां से प्रकाश आ रहा है उधर की तरफ लेकर जाएंगे, गति कराएंगे, खत्म खल्लास। कहां से निकले थे ये दो कशाभिका? इस युग्लिना या युग्लिनॉइड समूह के सदस्यों का जो अग्रभाग होता है, शरीर का अग्रभाग होता है, उस अग्रभाग में एक अंदर की तरफ वलन होता है, उस वलन के अंदर से निकलते हैं क्या बेटा जी? आपके दो कशाभिका। खत्म, सिंपल। चले आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था? आइए अब आगे चलते हैं। अब अगला जो बिंदु है ना, चौथा बिंदु बेटा, वो मैं यहीं लिख रहा हूं, कारण है उसका, ध्यान से सुनना। देखिए ध्यान से सुनना, इसको चीज को समझना, इमेजिन करना। मैं खड़ा, दोनों तरफ से लाइटें जल रही हैं, लाइट मेरे ऊपर आ रही है, ठीक है सर, आ रही है। मान लो दोनों लाइट बंद हो गई, दोनों लाइट बंद हो गई, दोनों लाइट करके देखूं क्या? करके देखूं, ये दोनों लाइट बंद करके देखूं, ये दोनों लाइटें, कोशिश करूं बंद करने की। चलो छोड़ो, ऐसे समझते हैं, फील करना। चलो आप अपनी लाइटें बंद कर लो, नहीं तो मैंने लाइट बंद करी ना तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इमेजिन करना। मान लो दो लाइट है, इधर भी लाइट है, इधर भी लाइट है, दोनों तरफ से लाइट है, लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, ठीक है सर। मैंने दोनों लाइट बंद कर दी, चलो दोनों लाइट बंद हो गई। अब दोनों में से सिर्फ इधर वाली, राइट वाली जो है, ये जली। जैसे ये जलेगी, मैं किधर की तरफ देखूंगा? जो नहीं जली उधर की तरफ देखूंगा, जो जली उधर की तरफ देखूंगा। खुद सोचना, कॉमन सेंस लगाना, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। आप अपने रूम में आते हो, एकदम से लाइट जलती है, आप देखते हो ना कि अरे लाइट जल गई, देखा? यानी कहीं ना कहीं लाइट जो है, प्रकाश जो है, एक क्या है? मैं बोलूंगा कि एक उत्प्रेरक है, एक स्टिमुलस है। जैसे हमने पिन चुभोई तो पिन क्या कहलाएगी? उत्प्रेरक, जो संवेदना देती है, जो संवेदनाएं पैदा करें उसे हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। तो लाइट जो है एक उत्प्रेरक है, संवेदना दे रही है, ठीक है। जैसे लाइट जली, मैंने देखा अरे राइट वाली जली, लेफ्ट वाली नहीं जली। अभी पहले किधर की तरफ देखा? जहां से लाइट आ रही है, राइट वाली जल गई, लेफ्ट वाली नहीं जली। यानी कहीं ना कहीं मेरी आंखें
प्रकाश की संवेदना को ग्रहण कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये सिंपल बच्चों वाली चीज मैंने आपसे पूछी है। नीट की तैयारी कर रहे हैं आप, सोचिए ये बच्चों वाली चीज थी या नहीं थी। क्या कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इन किरणों की संवेदनाओं को कौन ग्रहण करता है? हमारी आंख। अरे भैया प्रकाश इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये कौन डिटेक्ट कर रहा है? हमारी आंख के, हमारी जीभ के, हमारे कान के, हमारे बाल। सोचो कौन डिटेक्ट कर रहा है प्रकाश को? आंख ना। यानी आंख वो संवेदनशील संरचना है जो ये पता लगाती है कि प्रकाश कहां से आ रहा है। बस इतनी सी बात समझ में आ गई। अब जरा सोचिए, मैं कौन था? युगलीना। मैं कौन हूं? युगलीना। किसमें? पानी में। ठीक है, मेरे पास क्या? दो कशाभिका जो मेरे को पुर्र करके उधर लेकर जाएंगे, जहां से प्रकाश आ रहा है। अब जरा सोचिए, मैं हूं युगलीना, पानी में हूं और इधर से आ रहा है प्रकाश, राइट साइड से। तो मैं किधर की तरफ जाऊंगा? सर जहां से प्रकाश आ रहा है उधर की तरफ जाओगे। मुझे कैसे पता लगेगा, युगलीना को कैसे पता लगेगा कि राइट साइड से, दाईं ओर से प्रकाश आ रहा है? इसके पास आंखें हैं क्या? सोचिए, क्या इसके पास आंखें हैं क्या कि प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं उधर की तरफ जाना है? इसे कैसे पता लगेगा? वो संवेदना जो आ रही है प्रकाश की, वो ग्रहण कैसे करेगा? इसको कैसे पता लगेगा? इसके पास आंखें हैं क्या? तो यस, इसके पास आंख नहीं है, लेकिन हम उनको आंख जैसी संरचना बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो संरचना ध्यान से सुनिएगा जो इस अंतर्वलन में, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला था चौथा बिंदु ये लिखूंगा क्यों? क्योंकि कारण था कि ये जो अंतर्वलन है ना, जहां से दो कशाभिका निकले थे बेटा, इसी अंतर्वलन के दोनों तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है, दोनों तरफ एक एक क्या होता है? याद रखना, संरचना होती है और इस संरचना को हम नाम देते हैं प्रकाश द्रक। क्या नाम देते हैं बच्चे? प्रकाश द्रक बिंदु। क्या नाम दिया है? प्रकाश द्रक बिंदु। भूल मत जाइएगा, ठीक है। इसको एक और नाम होता है अंग्रेजी में, इसको स्टिग्मा, और इसको एक और नाम होता है अंग्रेजी में आई स्पॉट बोला जाता है, ठीक है। तो कई बार ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये प्रकाश द्रक बिंदु, ये आई स्पॉट, ये स्टिग्मा, ये है क्या? तो बेटा जी कुछ नहीं है, ये एक ऐसी संरचना है जो प्रकाश की संवेदना को ग्रहण करती है। जैसे हमारी आंखें एक संवेदनशील संरचनाएं होती हैं जो प्रकाश की संवेदनाओं को ग्रहण करती है। सोचो प्रकाश कहां से आ रहा है? क्या ये मेरी नाक बताएगी क्या? खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि प्रकाश यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, इधर से आ रहा है, सामने से आ रहा है, उधर से आ रहा है, यहां से आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, ये जल रहा है, प्रकाश आ रहा है, लाइटें जल रही हैं, प्रकाश आ रहा है। ये कौन पता लगा रहा है मेरे अंदर? मेरी जीभ? मेरे दांत? नहीं। मेरे कान? नहीं। मेरे बाल? नहीं। मेरी नाक? नहीं। कौन? मेरी आंख। यानी प्रकाश की संवेदनाओं को कौन ग्रहण कर रहा है? मेरी आंख। यानी मेरी आंख संवेदनशील संरचनाएं हैं जो प्रकाश को ग्रहण करती हैं और फिर उसका एनालिसिस करती हैं। यही चीज यहां पर क्या कि ये जो प्रकाश द्रक बिंदु जो होता है, ये प्रकाश किरणों को, ये जब, जैसे ये सोचिए, ये मान लेते हैं पानी है, ये देखिए यहां ध्यान से सुनिए, ये मान लेते हैं पानी। अब इधर की तरफ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और ये युगलीना है, ठीक है। जब इधर की तरफ से प्रकाश आएगा, इधर की तरफ से प्रकाश पड़ेगा, तो ये युगलीना के ऊपर जब पड़ेगा तो ये धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ेंगे, जहां ज्यादा प्रकाश मिलेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करना है दिन में। तो ये इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, चला कौन रहा है? कशाभिका, लेकिन इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको कैसे पता लगा कि इधर से प्रकाश आ रहा है? तो वो प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो उनको डिटेक्ट करता है, उन प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है, उनकी प्रकाश की किरणों को पहचान करता है। कौन बेटा जी? हमारा प्रकाश द्रक बिंदु, ठीक है। तो प्रकाशीय किरणों को, प्रकाशीय किरणों की पहचान करता है, ठीक है। और युगलीना को किधर लेकर जाता है? युगलीना को बताता है कि वहां चल जहां से प्रकाश ज्यादा आ रहा है। अब चलाएगा कौन? ये चलाएगा। यानी इस तरीके से देखो इस तरीके से, जैसे मान लो मैं एक रूम में खड़ा हूं, ठीक है, अंधेरा है, ठीक है। सडनली उसमें मोबाइल की लाइट जली, एक रूम, बंद रूम है, उस बंद रूम में एक जगह पर मोबाइल रखा था, बिल्कुल अंधेरा था, एकदम से मोबाइल की लाइट जली। मैं क्या करूंगा? मैंने देखा, मुझे पता लगा अरे कुछ जल रहा है, मैंने देखा कुछ जलते हुए जल रहा था और मैं उसके पास गया। बस वही चीज है यहाँ पर, जहां प्रकाश पड़ रहा था उसको देखा, उसका पता लगाया, किसने? इसने, प्रकाश द्रक बिंदु ने। पता लगाने के बाद ये कशाभिका उसको वहां लेकर चला गया। बस इतना ही था। आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ये था बेटा जी हमारा कौन सा बिंदु? तीसरा और चौथा एक साथ ये बिंदु बताया था, ठीक है। आइए बेटा पांचवा बिंदु, ध्यान से सुनना। अब पांचवा बिंदु यहां पर बना रहा हूं, देखिएगा बेटा जी यहां पर, इसमें किसमें? युगलीना में। ध्यान से सुनिएगा, आप बोलेंगे सर ये तो आपने सूर्य बना दिया अंदर। सूर्य नहीं है बेटा, ये बता रहा हूं अभी ये क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो संरचना मैंने बनाई है, ये जैसे लग रहा है आप बोलेंगे सर ये तो सूरज बना दिया आपने। बेटा इस संरचना को बोला जाता है संकुचनशील राजधानी। क्या बोलते हैं इसको? संकुचनशील राजधानी। अब कितने बच्चों को याद है कोशिका चैप्टर? वहां पर ये शब्द आया था जब आपने राजधानी पढ़ी थी, तब वहां पर बताया था। तो इनमें याद रखना, इनमें संकुचनशील राजधानी होती है। क्या बोला? इनमें संकुचनशील क्या होती है बेटा जी? राजधानी होती है। अब साहब ये क्या करती है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जल की मात्रा को नियंत्रित करती है। जल की मात्रा को नियंत्रित करती है। आप खुद सोचिए, दिमाग लगाएं और सोच समझकर मुझे बताएं। हम जल पीते हैं, यस। क्यों पीते हैं? क्योंकि हमारे शरीर का 70-80% भाग जो है जल है। यस है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जल हमारे लिए आवश्यक है, हमारी कोशिकाओं के लिए आवश्यक है, और किस लिए? हमारे उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। कई बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि जल हम सिर्फ इसलिए पीते हैं ताकि हम मूत्र उत्सर्जन कर सकें। यस, ये भी कारण है। हम जल इसलिए पीते हैं क्योंकि हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं हम उनको निकाल सके, किसके द्वारा? मूत्र के द्वारा। याद रखना। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए पीते हैं? नहीं, हमारे शरीर का, हमारे जीव द्रव्य का 70-80% भाग कौन बना रहा है? जल बना रहा है। हमारे शरीर में एंजाइम जो होते हैं वो जल की उपस्थिति में कार्य करते हैं। याद रखना। हमारी प्लाज्मा झिल्ली में जल था रे, याद करो, कहीं याद आ रहा है? लिपिड की संरचना याद आ रही है? जल विरोधी, जल स्नेही, कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी, वो सिर्फ इतनी थी कि जल जो है हमारे लिए जरूरी है, हर जीव के लिए जरूरी है जल।
ठीक है। अब पादपों के लिए जरूरी क्यों? क्योंकि पादप जरा सोचिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जल चाहिए होता है, ये तो 10वीं कक्षा में चीज आ जाती है ना। तो आप मुझे बताएं जल की मात्रा को नियंत्रित करना पड़ता है। सोचिए जल अगर ज्यादा आ जाए तो अतिरिक्त जो जल आएगा उसको निकालना पड़ेगा, जल अगर कम हो तो पीना पड़ता है, ऐसा ही होता है ना भाई। मैंने बहुत सारा जल पी लिया, बहुत सारा हो गया, तो जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल दिया मूत्र के द्वारा, और अगर कमी है तो पी लिया पानी। उसी तरीके से ये जो जीव है इनमें अगर जल की मात्रा को नियंत्रित करना है तो वो कौन करती है? संकुचनशील रसधानी। तो ये जो संकुचनशील रसधानी अगर एक्स्ट्रा पानी आएगा तो निकाल देगी और कम होएगा तो स्टोर कर लेगी, खत्म, इतनी सी बात थी। तो संकुचनशील रसधानी मिलती है बेटा जो जल की मात्रा को नियंत्रित करती है, याद रखना, भूल मत जाना। ये कौन सा बिंदु था हमारा? 5वां। आइए छठे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं इसमें। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा, ये स्वयपोषी होते हैं। कैसे होते हैं स्वयपोषी? आप बोलेंगे यस सर पता है हमें, स्वयपोषी होते हैं दिन में प्रभु दिन में, ठीक है। अब ये स्वयपोषी होते हैं दिन में, ठीक है। अगर दिन में स्वयपोषी है इट मींस दिन में ये प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। मैं बोलूंगा यस सर बिल्कुल सही है, दिन में क्या कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूं, स्टूडेंट मानकर चलेगा, मैं टीचर नहीं भैया। गुड टीचर इज लाइक ए स्टूडेंट। अगर आप कुछ सीखते हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ सीखता हूं। अपने आप से सीखिए, कुछ सोचिए। मैं जब भी पढ़ाता हूं तो ये सोचकर पढ़ाता हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि सर कैसा पढ़ाएंगे, आप क्या सोचते होंगे कि कैसा पढ़ने को मिलेगा, आप क्या सोचते होंगे ये चीज पढ़ने के बाद आपके मन में क्या आ रहा होगा। मैं ये सोचता हूं, जब मैं ये सोचता हूं तो मुझे पता लगता है यार बच्चा क्या सोच रहा होगा, उसका आंसर मिल रहा होगा, उसको समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। जब ये सारी चीजें चलती रहती है तो कोशिश यही होती है कि बेहतर तरीके से पढ़ाना, इस तरीके से पढ़ाना कि आपको सारी चीजें समझ में आए। कोशिश यही रहती है, पता नहीं कितनी कामयाब होती है कोशिश, लेकिन कोशिश यही रहती है कि एक एक बिंदु आपको समझ में आ जाए। तो ये कैसे होते हैं? स्वयपोषी होते हैं, दिन में होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है सर, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कोशिका चैप्टर आपने पढ़ा था, याद करिएगा। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए वर्णक होते नहीं होते, पिगमेंट्स होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक। क्या नाम देते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन से होते हैं? ध्यान से सुनिएगा, अभी सुन लीजिए, बाद में भी आएगा। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए होते हैं पिगमेंट्स, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। 3 प्रकार के होते हैं बेटा जी, आप अच्छी तरीके से नाम जानते हैं। क्लोरोफिल, नाम सुना है? यस सर, ये 9th 10th क्लास से सुनते आ रहे हैं क्लोरोफिल, ठीक है। और सिर्फ क्लोरोफिल सुना था और नहीं सुने थे, और अगर सुने हैं तो अच्छी बात। और होते हैं 2 और होते हैं, कौन? जेंथोफिल, जेंथोफिल। एक तीसरा होता है कैरोटीन। ध्यान से सुनना। अरे ये तो मैं पढ़ा चुका हूं भाई, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं। ये 3 प्रकार के, ये मेरे को याद है जब मैंने लवक पढ़ाया था, वर्णी लवक पढ़ाया था, हरित लवक पढ़ाया था, तब भी बताया था आपको, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल जो होते हैं बेटा जी, ध्यान से सुनना। जेंथोफिल कैसा रंग देता है बेटा? पीला। कैरोटीन लाल नारंगी, याद करिए, पढ़ाया हुआ। क्लोरोफिल बच्चों आपके 5 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। मैंने 6 तीर निकाल दिए, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 5 प्रकार के आपके क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई। अब आप मुझसे पूछेंगे मंत्र क्या है? ये भी बताया था, सिर्फ सूत्र का अंतर मिलेगा। जैसे क्लोरोफिल ए इज C55H72O5N4Mg, क्लोरोफिल बी इज C55H70O6N4Mg। क्लोरोफिल क्लोरोफिल बी ऐसे ये भी होते हैं। तो केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की संख्या का फर्क होगा, बस और कुछ नहीं। अब पते की बात जरा ध्यान से सुनना। ये तो ठीक है सर, समझ में आ गया। 5 प्रकार के आपके क्लोरोफिल होते हैं, एक जेंथोफिल होता है, कैरोटीन होते हैं, ये हमारे प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन बताना क्या चाह रहे हो? ये बताना चाह रहा हूं, ये स्वयपोषी होते हैं, दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए इनके पास क्या होने चाहिए? वर्णक होने चाहिए। तो बेटा जी याद रखना, इनके पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, ये 3 वर्णक मिलते हैं। यानी कौन कौन से वर्णक? जो उच्च श्रेणी के जो पादप जो होते हैं ना, उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, उनमें से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल, ये वर्णक इनके पास भी होते हैं। क्या करने के लिए? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। बस इतनी सी बात आपको समझानी थी, याद रखना, भूल मत जाना, भूल मत जाइएगा। यहां पर हालांकि मैंने लिख दिया है फिर भी, और हाईलाइट भी कर दिया है कि यूग्लिनॉइड के पास प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जो वर्णक होते हैं वो ये होते हैं, ये नहीं होते, कैरोटीन नहीं होता, और बाकी के क्लोरोफिल नहीं होते, सीडीई नहीं होते। और ये भी चीज याद रखना, मेन क्लोरोफिल कौन होते हैं? मेन ये होते हैं क्लोरोफिल ए और बी। और इन दोनों में से भी मेन कौन होता है? क्लोरोफिल ए। जितने भी जीव इस पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, कृपया करके लिख लीजिएगा, सभी के अंदर होता है क्लोरोफिल ए, भूल मत जाइएगा, ठीक है। तो ये था बेटा जी हमारा 5वां और छठा बिंदु, आखिरी बिंदु, लास्ट बिंदु बेटा जी, यहां पर लास्ट किसका? हमारे यूग्लिनॉइड का लास्ट बिंदु है। कितने बिंदु हो गए? हमारा 6ठा बिंदु है, अब है बेटा जी 7वां बिंदु, लास्ट बिंदु। ध्यान से सुनिएगा। इनमें अगर मैं पोषण की बात करूं, इनमें अगर मैं पोषण की बात करूं तो पोषण के आधार पर आप बोलेंगे सर ये तो मिश्रित पोषी होते हैं। कैसे होते हैं सर? ये मिश्रित पोषी होते हैं। मिश्रित पोषी ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। दिन में ये स्वयपोषी, दिन में स्वयपोषी यानी प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ठीक है सर, समझ में आ गया। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए इनके पास वर्णक भी है, आपने बता भी दिया, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, ठीक है। लेकिन सर रात में जब प्रकाश नहीं होगा तो ये क्या होंगे? परपोषी होंगे। अब कैसे परपोषी होंगे? ये होंगे परभक्षी। कैसे होंगे? परभक्षी। परभक्षी का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो किसी और जीव को मारकर उससे भोजन ले लें। जैसे एक शेर है और एक हिरन है ना। शेर जो है वो परभक्षी है, जो परभक्षण करता है, अपने शिकार को पकड़कर खा जाता है। ऐसा पोषण क्या कहलाता है? परभक्षिता। क्या बोलते हैं इसको हम? परभक्षी। अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीडेशन, जिसमें जो परभक्षी होता है ना, जो परभक्षी जो होता है जिसे हम प्रीडेटर बोलते हैं, इसको हम परभक्षिता बोलते हैं। प्रीडेशन को हम क्या बोलते हैं? परभक्षिता, ठीक है। प्रीडेशन एक ऐसा पोषण जिसमें एक परभक्षी यानी एक प्रीडेटर क्या करता है बेटा जी? अपने शिकार को
अपने शिकार को मारकर उससे क्या ले लेता है, पोषण लेता है। ठीक है, तो प्रीडेटर कौन होता है, परभक्षी होता है, जो अपने शिकार को मारकर उससे पोषण ले लेता है। ऐसा पोषण क्या कहलाता है, परभक्षिता यानी प्रीडेशन। ठीक है, अब जरा सोचिए, आप बोलिए ठीक है सर ये तो समझ में आ गया, आप ये बोल रहे हो पोषण के आधार पर ये मिश्रित पोषी, दिन में स्वयंपोषी, यानी दिन में ये पादप की तरह है और रात में ये जंतुओं की तरह है। रात में ये जंतुओं की तरह है, कैसे? ये रात में परभक्षी बन जाते हैं, रात में ये परभक्षी बन जाते हैं, दूसरे जीवों को खा जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये किसको खा जाते हैं, तो बेटा जी आप पढ़ चुके हैं क्या, ये डाई एटम और डाइनोफ्लैजिलेट। कौन? डाई एटम और डाइनोफ्लैजिलेट, इनको खा जाते हैं, इनका परभक्षण कर देते हैं, इनको मार देते हैं और इनको खा जाते हैं। याद रखना, कौन बच्चे, भूल मत जाना, याद रखना, कौन? आपके यूग्लिनॉइड्स। कब? रात में। तो दिन में पादपों की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, रात में जंतुओं की तरह शिकार करते हैं। किसका? डाई एटम और डाइनोफ्लैजिलेट का, यानी कैसे होते हैं, मिश्रित पोषी होते हैं। ऐसा भी बोला जाता है, पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी होते हैं। कौन? यूग्लिनॉइड्स। खत्म। इसी के साथ खत्म किया है बेटा जी हमने ये पूरा का पूरा प्रोटिस्टा जगत का पहला भाग। कौन सा? स्वपोषी प्रोटिस्ट पूरा। अब बात आ रही है किस चीज की? नेक्स्ट कैटेगरी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कौन? ये। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? ये है बच्चों हमारे अवपंक कवक, अंग्रेजी में बोलते हैं स्लाइम मोल्ड। ठीक है, हाँ जी, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहे हैं, बढ़िया से दिख रहे हैं। चलें आगे पढ़े, एक एक चीज पढ़ते हैं किसके बारे में, अवपंक कवक के बारे में। आइए समझते हैं किसके बारे में, अवपंक कवक के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बिंदु बेटा, कुल मिलाकर 5 बिंदु याद रखने किसमें, अवपंक कवक में। सबसे पहला बिंदु, ये मृतोपजीवी होते हैं। कई बच्चे सोचते हैं मृतोपजीवी होते हैं का मतलब ये मृत होते हैं, नहीं रे, मृत पदार्थों से पोषण लेते हैं। मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है, वे जीव जो सड़े गले मृत पदार्थों से जो पोषण लेते हैं, मृत पदार्थों से जो पोषण लेते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं क्या? याद रखना, मृतोपजीवी। याद रखना, भूल मत जाना, A to Z चीज याद रखनी है। चलें आगे, दूसरा बिंदु। ये तो समझ में आ गया सर, ये मृतोपजीवी है, ठीक है, ओके, डन। नेक्स्ट, ये मिलते कहां पर है? तो ध्यान से सुनिए बेटा जी, ये स्थल और जल, क्या बोला हमने बेटा? ये स्थल और जल दोनों में मिलते हैं। अरे बाबा, ये स्थल और जल दोनों में मिलते हैं। ठीक है, कहां पर भी, स्थल पे भी मिलते हैं और जल पे भी मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर कहां पर मिलते हैं ये भी याद रखना। ज्यादातर बेटा जी ये मिलते हैं कहां पर? स्थल पर। और स्थल पर भी ज्यादातर कहां पर मिलते हैं? जहां पर सड़ी गली पत्तियां होती हैं, सड़ी गली जो पत्तियां होती हैं वहां पर मिलते हैं। जैसे पेड़ है, उसकी पत्तियां गिरी पड़ी हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं, वहां पर मिलती हैं। कौन बेटा जी? आपके कौन? अवपंक कवक। सिंपल सा था। चलें आगे, नेक्स्ट, तीसरा बिंदु। सर ये ज्यादातर कौन से रंग के होते हैं? अरे भैया दिखा दिया आपको, ज्यादातर किस रंग के होते हैं? सर ये पीले रंग के होते हैं, बस ज्यादातर पीले रंग के होते हैं। अब कोई भी बच्चा मुझे इतनी सी बात बता देगा, अगर ये पीले रंग के होते हैं तो क्यों होते होंगे? क्योंकि वर्णक मिल रहा होगा। कौन सा? जेंथोफिल। यस, लेकिन अकेला जेंथोफिल प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो यस, इतना याद रखना, ये ज्यादातर कैसे रंग के होते हैं बेटा जी? पीले रंग के होते हैं, भूल मत जाइएगा। ठीक है, आइए चौथा बिंदु, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखिए आपने इनका नाम क्या रखा है? आप बोलेंगे सर हमने इनको बोला है अवपंक कवक। क्या नाम दिया आपने इनको? अवपंक कवक। सर इनके नाम में तो कवक आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं कौन सा जगत? प्रोटिस्टा। सर हमारे 5 जगत थे, जिसमें से हमने मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, अगला तीसरा जगत तो कवक जगत है, और इस जगत प्रोटिस्टा जगत में नाम आ रहा है कवक। अरे सर ऐसा क्यों? इसलिए बेटा ध्यान से सुनना कि ये है अवपंक कवक, और जो तीसरा जगत हम पढ़ेंगे वो होगा कवक जगत। अब दोनों में क्या समानता है? ये भी मृतोपजीवी हैं और वो भी मृतोपजीवी होते हैं। आप बोलेंगे अरे सर ये भी मृतोपजीवी, मृत पदार्थों से पोषण ले रहे हैं, वो भी मृतोपजीवी है, मृत पदार्थों से पोषण ले रहे हैं, ये फंगस है, ये भी फिर फंगस है। मैंने कहा हाँ है, तो सर फिर हमने इनको ना इस जगत में क्यों रखा, इस जगत में क्यों नहीं रखा इन अवपंक कवक को? सर ये कवक जगत जो होता है तो सारे के सारे कवक कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। और आपने ये जो अवपंक कवक बताया, आपने बोला कि ये भी कैसे है? मृतोपजीवी है, ऐसी ऐसी जगह मिल रहे हैं, सड़ी गली जगह पर मिल रहे हैं, तो इनको हमने कवक जगत में क्यों नहीं रखा? तो इनको हम इस जगत में क्यों पढ़ रहे हैं? तो पहली बात तो ये अवपंक कवक नाम इसलिए दिया क्योंकि ये शब्द यहां से आया है कि ये जो जीव जो है अवपंक कवक, ये बिल्कुल कवक जगत के जैसे जीवों के होते हैं, बिल्कुल। यानी ये जो जीव हैं ये बिल्कुल फफूंदी के जैसे होते हैं, फंगस के जैसे होते हैं। तो फिर अगर ये होते फंगस के जैसे हैं तो फिर हमने इनको इन जगत में क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि कवक जगत के जीव बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। और प्रभु आप जो पढ़ रहे हो वो कौन सा जगत? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा जगत में जीव कैसे होते हैं? एकल कोशिकीय होते हैं। और जब हमने दोनों की संरचना देखी, इनकी देखी, पता लगा भैया ये तो बहुकोशिकीय, इनको अलग जगत में डालो। और ये एकल कोशिकीय, हाँ कवक के जैसे हैं, कवक के जैसे हैं, लेकिन है तो एकल कोशिकीय यूकैरियोट। और अगर एकल कोशिकीय यूकैरियोट है तो कौन से जगत में आएंगे? ये आएंगे आपके प्रोटिस्टा जगत में। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है? चले एक और डिफरेंस, इनमें कोशिका भित्ति होती है, इनमें कोशिका भित्ति होती है और इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये भी एक डिफरेंस है, याद रखना किसके बीच में? अवपंक कवक
और जो तीसरा जगत आएगा कवक, उसके बीच में डिफरेंस। लेकिन समानता क्या थी? इनको अवपंक कवक इसलिए नाम दिया था क्योंकि ये कवक जगत के जैसे होते हैं, जैसे कवक जगत के जीव मृतोपजीवी होते हैं, ये भी मृतोपजीवी होते हैं। अब बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया, ये अवपंक का मतलब क्या है? अवपंक को अंग्रेजी में बोलते हैं स्लाइम, और स्लाइम का मतलब होता है चिपचिपा, लचीला, पतला। क्या बोला? चिपचिपा, लचीला, पतला। कोई भी लचीला पदार्थ, जेली जैसे देखिए, जेली होती है, लचीली होती है, पतली होती है, चिपचिपी होती है, उसके लिए वर्ड यूज में आता है स्लाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवपंक। अब ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला? इनको हमने कवक बोला, उसके आगे अवपंक लगाया, ऐसा क्यों बोला? यानी ये एक चिपचिपे कवक के जैसी संरचना है। यस, ये जो अवपंक कवक है, ये एक चिपचिपे कवक के जैसी संरचनाएं हैं, लेकिन इनको कवक जगत में नहीं रखते क्योंकि ये एकल कोशिकीय है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं है। ये कोशिका भित्ति भी है, बहुकोशिकीय भी है, लेकिन सिमिलैरिटी क्या थी? दोनों ही मृतोपजीवी हैं। बताइए, इतनी सी बात समझ में आ गई? चले आगे, आगे चलते हैं, खत्म थोड़ा ना हुआ है। चलो इतना तो समझ में आ गया चौथे बिंदु में कि व्हाई दे आर कॉल्ड अवपंक कवक, का है इन्हें अवपंक कवक बोला। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, आखिरी बिंदु, लास्ट, बस लास्ट बिंदु, कितने हो गए? 4, 5वां। अब लास्ट ही बिंदु सबसे बड़ा बिंदु है, लास्ट बिंदु ही सबसे बड़ा बिंदु है। आइए गौर से सुनिएगा बेटा। ये देखिए, ये एक अवपंक कवक है, एक। ठीक है, या आगे बढ़ने से पहले, 5वां बिंदु पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सी चीज कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इनमें नग्न जीव द्रव्य मिलता है। क्या बोला? इनमें नग्न जीव द्रव्य मिलता है। अब आप बोलिए सर नग्न जीव द्रव्य का मतलब? देखिए ध्यान से देखिए, देखिए बेटा, ये एक कोशिका है, ये भी एक कोशिका है। अब कितने बच्चों को याद है जीव द्रव्य क्या था? याद करिए, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली यहां भी है, यहां भी है, कोशिका द्रव्य यहां भी है, यहां भी है, कोशिका द्रव्य यहां भी है, यहां भी है, केंद्रक यहां भी है, यहां भी। ये चीजें मिलकर क्या कहलाती हैं? जीव द्रव्य। ये तो कई बार बता चुका हूं। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि एक जीव द्रव्य, ये देखो, ये जीव द्रव्य देखो, ये जीव द्रव्य, भाई ये जीव द्रव्य है कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, उसके अंदर कौन कोशिका द्रव्य और उसके अंदर कौन केंद्रक, ये जीव द्रव्य है। ये चीजें मिलकर आपकी क्या कहलाती हैं बेटा जी? ये चीजें आपकी मिलकर कहलाती हैं जीव द्रव्य। ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना? अब जरा इस जीव द्रव्य को देखो, इस जीव द्रव्य को देखो, सोच समझकर मुझे बताओ कौन से जीव द्रव्य पर आवरण है? आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, हमें दिखाई तो दे ही रहा है। अब आप बना ही रहे हो तो इतना तो समझ में आ गया कि इस जीव द्रव्य पर आवरण है, इस जीव द्रव्य पर आवरण नहीं। अब ये आवरण किसका था? ये कोशिका भित्ति का था। ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति है। मैंने कहा है, ये कोशिका भित्ति है, और ये कोशिका भित्ति का, कोशिका भित्ति जो थी एक आवरण की तरह मिल रही थी। किस पर? जीव द्रव्य पर। जीव द्रव्य के ऊपर एक आवरण मिल रहा था, किसका? कोशिका भित्ति का। जरा कॉमन सेंस लगाएं, सोच समझकर मुझे बताएं, यहां पर आवरण है नहीं, यानी यहां पर जीव द्रव्य कैसा है सर? यहां पर जीव द्रव्य कैसा है? नग्न है, नंगा है। कौन? जीव द्रव्य। कपड़े नहीं पहन रखे हैं, किसके? कोशिका भित्ति के। कोशिका भित्ति मान लीजिए जीव द्रव्य के कपड़े थे, इस कोशिका ने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, इसने कोशिका भित्ति का आवरण नहीं, उसका चोला नहीं पहन रखा, तो ये क्या कहलाएगा? ऐसा जीव द्रव्य क्या कहलाएगा? नग्न जीव द्रव्य। तो बाबू ये नग्न जीव द्रव्य है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है। जरा सोचना, मैंने यहां पर क्या बोला था? अवपंक कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है। आया? ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी उसको हमने बोला नग्न जीव द्रव्य। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन अभी रुको, सुनो सुनो सुनो, आगे की कहानी तो सुनो रे, ध्यान से सुनिएगा। ये कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है, प्लाज्मा झिल्ली है, और ये प्लाज्मा झिल्ली लचीली है, चिपचिपी है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली है, चिपचिपी है, लचीली है और चिपचिपी है। ठीक है, जिसके अंदर जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य है। ठीक है सर, समझ में आ गया। और अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से देख मेरे भाई, और सोच समझकर मुझे बस इतनी सी बात बताना मेरे प्यारे बच्चों, बस इतनी सी बात बता दो। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? बस इतना सा पूछ रहा हूं मैं आपसे। ये क्या है? ये जो लाल 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 मैंने किए हैं बच्चों, ये है केंद्रक। बस इतनी सी बात कि ये कोशिका, अवपंक कवक की ये कोशिका, सोचो अवपंक कवक की ये कोशिका जो होती है, क्या ये नग्न जीव द्रव्य? क्या ये, ध्यान से सुनिएगा, ये जो नग्न जीव द्रव्य जो था, क्या ये नग्न जीव द्रव्य बहुकेंद्रकीय है या नहीं है? यस सर, ये नग्न जीव द्रव्य बहुकेंद्रकीय है। और ऐसा, ध्यान से सुनना, ऐसा नग्न जीव द्रव्य जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है, जिसकी कोशिका झिल्ली जो है वो लचीली है और चिपचिपी है, जिसमें केंद्रक बहुत सारे मिल रहे हैं, ऐसा जीव द्रव्य, ऐसा नग्न बहुकेंद्रकीय जीव द्रव्य मेरे बच्चों याद रखना कहलाता है। भूल मत जाइएगा, नाम जरा गौर से सुनिएगा, प्लाज्मोडियम। अब आप बोलेंगे अरे सर ये प्लाज्मोडियम ये होता है क्या? अब आपने प्लाज्मोडियम पहले सुना है ना? और इसी जगत में आएगा, किसमें आएगा? प्रोटिस्टा जगत में ही आएगा बाद में। क्या? प्लाज्मोडियम। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में ना किसकी बात करेंगे, प्रोटोजोआ की, तब वहां पर वापस आएगा प्लाज्मोडियम। लेकिन वहां पर ध्यान से सुनना, वहां पर प्लाज्मोडियम एक जीव होगा। ये बहुत कंफ्यूज करता है, ध्यान से सुनना। दो जगह प्लाज्मोडियम शब्द आएंगे, दोनों को अपने दिमाग में फिक्स करो। एक प्लाज्मोडियम शब्द जो है वो आएगा किसके लिए? एक जीव के लिए, जिससे मलेरिया होता है। अब बोलिए सर मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, मच्छर की लार में होता है। कौन? प्लाज्मोडियम, जो एक प्रोटोजोआ होता है। समझ में आया? मालूम मैं मच्छर हूं, है? मेरी लार में एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। मैंने काटा, जैसे काटूंगा मेरे अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो रक्त में आ जाएगा, मनुष्य की और बीमारी कर देगा, मलेरिया। वो प्लाज्मोडियम एक जीव है। यहां पर प्लाज्मोडियम एक संरचना का नाम है। दो जगह प्लाज्मोडियम आएगा, याद रखना। ये प्लाज्मोडियम एक संरचना का नाम है, वो प्लाज्मोडियम एक जीव का नाम है, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा, प्लाज्मोडियम क्या था? एक नग्न जीव द्रव्य बहुकेंद्रकीय होता है। किसका? अवपंक कवक का। ये था बेटा जी हमारा छठा बिंदु। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही सफिशिएंट है। अवपंक कवक अभी खत्म नहीं हुआ, बोलेंगे खत्म हो गया, नहीं, अभी थोड़ा सा और रह रहा है, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आकर पूरा कंप्लीट कराकर प्रोटिस्टा जगत पूरा कंप्लीट करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, अगले लेक्चर में हम प्रोटिस्टा जगत को कर देने वाले हैं कंप्लीट। प्रोटिस्टा जगत कंप्लीट कर देंगे, फिर बचेगा क्या? कवक जगत। ठीक है, अभी समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट।
डायटोमेशियस अर्थ सभी में प्रयुक्त होती है सिवाय। अब ये मत सोचेगा कि मैं पुरानी चीजों से प्रश्न नहीं लाऊंगा, कहीं ये सोचोगे जो आज पढ़ा है उसी से संबंधित प्रश्न, पुराना क्या भूलते जाओगे क्या? नहीं ना। तो याद करिए डायटम जब पढ़ा था तो वहां पर शब्द आया था डायटोमेशियस अर्थ, डायटोमाइट, डायटमी मृदा आया था ना। तो डायटोमेशियस मृदा सभी में प्रयुक्त होती है इनमें से सिवाय एक चीज के। कौन सा ऑप्शन है? जल्दी से छांटिए फटाफट। कर लिया। दूसरा प्रश्न, डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स समुद्री व मृतोपजीवी, स्वच्छ जलीय व प्रकाश संश्लेषी, समुद्री व प्रकाश संश्लेषी, स्थलीय व प्रकाश संश्लेषी। सोचिए डायनोफ्लैजिलेट पूछे हैं कैसे होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट कैसे होते हैं। सोच समझ कर लगाइएगा, पूरा समय दे रहा हूं करने के लिए, सोच समझ कर लगाइएगा। चलिए जी, तीसरा प्रश्न, जीव द्रव्य का बहुकेंद्रकीय स्लाइम द्रव्यमान जो स्लाइम मोल्ड्स के शरीर को बनाता है कहलाता है। यानी कुल मिलाकर ये पूछा गया है कि वो जो नग्न जीव द्रव्य जो था अवपंक कवक का जो बहुकेंद्रकीय था उसका नाम क्या था? प्लाज्मोडियम, मिक्स अमीबा, स्पोरोसाइट्स, पेरीप्लाज्मोडियम, क्या नाम दिया था? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए जी, समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा जी। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा यहां पर कि डायटोमेशियस अर्थ का उपयोग इनमें से किसमें से नहीं होता? देखो, पॉलिश बनाने के लिए किया था, यस किया था, व्हाइटनिंग के लिए। तेल और सिरप बनाने के लिए, यस। ध्वनि व अग्निरोधी कक्षों को बनाने के लिए, यस। याद करिए ईंट की भट्टियां बनाने के लिए। जैविक गैस का निर्माण, अरे जैविक गैस का निर्माण, बायोगैस का निर्माण तो मिथेनोजन कर रहे थे ना, ये थोड़ा ना कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? डी। आज मजा आया, आज पुराना प्रश्न लेकर आया, यानी पुरानी चीज से संबंधित प्रश्न। हर बार यही होता है ना कि जो पढ़ाते हैं उसी से लाते हैं। आज पुराना लेकर आया हूं, आइडिया लगाओगे कितनी चीजें याद है पुरानी, है ना, ये भी करूंगा मैं। चलिए दूसरा प्रश्न, डायनोफ्लैजिलेट्स, और कितने दिन पुराना? एक लेक्चर पुराना ही तो है, ज्यादा पुराना थोड़ा है। अब मैं जरा सोचिए अगर कोशिका के क्वेश्चन ले आऊं फिर, है? चलो डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स जरा सोचिए, समुद्र में मिलते थे, यस। मृतोपजीवी नहीं रहे, स्वयपोषी होते थे। स्वच्छ जलीय नहीं, ज्यादातर किसमें मिल रहे थे? समुद्र में। याद करिए लवणीय जल में, नहीं। स्थलीय, अरे स्थल पर तो थे ही नहीं, पानी में थे, जगमगा रहे थे। तेरी गलियां याद आ रहा है ना, वो गाना है, बताया था ना। हाँ जी, समुद्र में थे, यस, समुद्र में थे, लवणीय जल में थे। प्रकाश संश्लेषी, यस बिल्कुल, करेक्ट आंसर इज सी। देखो कितने बच्चों ने सही किया, सोचो, इसका आंसर सी। तीसरा, अभी मैंने आपको बताया अवपंक कवक का जो जीव द्रव्य था वो कैसा था? नग्न था और बहुकेंद्रकीय था। उसका नाम क्या था? ये तो अभी पढ़ा, ये तो बिल्कुल ताजा पढ़ा। इसका आंसर तो आप सभी ने सही किया होगा, क्या? प्लाज्मोडियम। तो ये था बेटा जी आज का सिंपल सा लेक्चर। अवपंक कवक हमने 98.9% पढ़ लिया है, सिर्फ 0.1 मतलब 99.9% पढ़ लिया, 0.1% अवपंक कवक बचा है। अब वो आज नहीं पढ़ा रहा हूं, कुछ कंडीशन है इस वजह से नहीं बताया, नहीं तो वो भी बताकर निपटा ही देता। आप बोलेंगे सर करा देते ना, नहीं कराया, जानबूझ कर नहीं कराया, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगले लेक्चर से संबंध होगा किससे? प्रोटोजोआ से, इस वजह से नहीं कराया। तो कुछ ना कुछ लॉजिक होता है पढ़ाने का, ठीक है? चलिए जी, तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर जिसमें हमने यूग्लिनॉइड पूरा पढ़ लिया, अवपंक कवक 99.9% पढ़ लिया है। अब इस प्रोटिस्टा जगत में अब आपका क्या रह गया है भैया? जगत प्रोटिस्टा में क्या रह गया आपका? प्रोटोजोआ और अवपंक कवक 0.1%, ठीक है? तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम।